नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अमीन पटवारी का डे 12 देखेंगे, सेट नंबर 12 देखेंगे। जो अभी नया देखना स्टार्ट कर रहे हो वो डे नंबर 1 से फॉलो करो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। डे 11 तक का 11 सेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज 12वें नंबर का सेट देख रहे हैं। इसमें कुछ मिसलिनियस टाइप का रहेगा, है ना। अभी तक हम लोग टॉपिक वाइज करते आ रहे थे, तो मेजर मेजर जो टॉपिक है वो हम लोग का लगभग जो कोर सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। एक आपका वॉल्यूम और एरिया बचा हुआ है ना। तो उसको कल अपन एरिया और वॉल्यूम दोनों को एक चैप्टर करके करेंगे, ठीक है। कल का आपका टारगेट डे नंबर का 13 नंबर का जो रहेगा वो मैथ्स में एरिया और वॉल्यूम से रहेगा, तो उसको आप लोग तैयारी कर लेना। कल उसको करेंगे अपन, ठीक है। आज कुछ मिसलिनियस टाइप के हैं और लगभग ये सेट अब आगे चलते जाएगा। एक ही टाइप का एक ही पैटर्न पढ़ते रहोगे तो हो सकता है कि कुछ रिलेट करके आप बना पाओ, है ना। लेकिन अगर अलग अलग टॉपिक रहेगा, मिसलिनियस टाइप का रहेगा, तो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा कि हाँ ये तो पढ़े थे, है ना, ऐसा बन सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके रखे रहो भाई। अब थोड़ा मिसलिनियस टाइप का मैथ्स अपन चालू करेंगे, है ना। हर टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के तीन तरीके हैं। एक फॉर्मूला मेथड से यूज कर सकते हो, दूसरा एक दिन वाला करके कर सकते हो, और तीसरा एलसीएम मेथड लगा सकते हो। एलसीएम मेथड लगभग इस चैप्टर में हर क्वेश्चन को, हर टाइप को पूरा कर लेता है, तो एक मेथड आप लोग सीखना, है ना। फॉर्मूले में 3-4 लोग आएंगे तो नहीं बन पाएगा, कब काम छोड़ के जा रहे आ रहे, है ना। तो वो सब नहीं बन पाता जी। तो आप लोग कोशिश करो एलसीएम मेथड को याद रखने की, है ना। एलसीएम मेथड क्या होता है देखो। तो एलसीएम मेथड में पहली चीज क्या लोगे आप? व्यक्ति। कितने व्यक्ति आएंगे, कितने लोग रहेंगे, काम करेंगे, है ना। फिर क्या रहेगा? समय और क्षमता। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? कार्य निकलेगा। ये समझे क्या? ये तरीका भी यूज कर सकते हो, या ये तरीका जब आपका हैबिट हो जाएगा तो डायरेक्ट देखो, ए कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, सॉरी ए 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। वही बोल रहा है ना, राम किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये बाद में हैबिट होते जाएगा, तो ये सब तामझाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये समझना कि हाँ ऐसा इसको कुछ पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। व्यक्ति देखो, पहला कौन व्यक्ति आ रहा है? ए व्यक्ति आ रहा है क्या? ए मतलब राम यहां पे आ रहे हैं। तो राम किसी कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। कितने दिनों में? 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। क्लियर? श्याम उसी कार्य को, श्याम श्याम ये देखो, उसी कार्य को, उसी कार्य को मतलब उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने दिन का समय लेंगे जी? 12 दिन का समय। ये कुछ लिखा उसको समझे क्या? व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे राम श्याम मतलब 3-4 लोग आ जाएंगे, है ना। फिर उनका समय कुछ लेंगे वो कार्य करने के लिए, तो एक कार्य को समाप्त करने के लिए 8 दिन ले रहे हैं, और श्याम कितने दिन ले रहे हैं? 12 दिन, ठीक है। क्लियर? अब इन दोनों का देखो क्या निकल गया? समय निकल गया। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के अपन क्या निकाल सकते हैं? कार्य निकाल सकते हैं, है ना। तो 8 और 12 का देखो, 12 दूनी 24 होता है क्या? 24। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ठीक है। मतलब राम देखो कितना कर रहा है, राम एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है या 3 लड्डू बना रहा है। श्याम एक दिन में 2 लड्डू। टोटल काम कितने करने हैं? 24 कार्य करने हैं, जिसमें से एक दिन में ये मतलब ये 8 दिन में 3-3 करेगा, तब ये 12 कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है देखो,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दोनों एक साथ मिलके, दोनों एक साथ मिल रहे हैं मतलब राम और श्याम दोनों मिल जा रहे हैं जी, तो इनका क्या जुड़ रहा है एक हिसाब से, क्षमता। तो 3 काम राम कर रहे हैं, श्याम, तो 3 2 5, इनका क्षमता क्या हो जाएगा, दोनों का क्षमता जुड़ जाएगा 5। दोनों मिलके कर रहे हैं ना भाई, राम एक दिन में 3 कर रहा है और श्याम एक दिन में 2 कर रहा है, मतलब ये दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा। ठीक है, मिलकर कार्य शुरू किया, तो कार्य कितने दिनों में, टोटल कार्य कितना दिया हुआ है 24, इस 24 को उनकी क्षमता से भाग दे दो तो कितना आएगा, 5 4 20 और 4 सही 5, 4 सही 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, उसका कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्या ऑप्शन आया, देखो ऑप्शन नंबर ए आया क्या। ठीक है, ये मेथड समझे क्या, 3-4 मेथड है इसको बनाने के, लेकिन ये आप एलसीएम मेथड याद रखना, ये ज्यादा इजी पड़ता है ना। कोई काम आकर के छोड़ रहा है, कर रहा है ना, 3 दिन तक करता है उसके बाद चला जाता है, ये मेथड याद रखना, सब क्वेश्चन इसी मेथड से बन जाएंगे। ठीक है, पहला वाला समझ में आया। दूसरा देखो सेम टाइप का है, लेकिन अब 2 लोगों के जगह कौन लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे अगर देखते तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगता, फिर आप 3 लोग आएंगे तो 3 लोगों के लिए अलग फॉर्मूला याद रखना है ना, तो इतना फॉर्मूला कौन रटे, है ना, कौन याद रखे रहे, तो इसको देखो एलसीएम मेथड से ही बनाओगे, बन जाएगा पूरा। अब क्या बोल रहे हैं, क्या लिखते हैं, व्यक्ति, व्यक्ति में पहला क्या है अ, दूसरा क्या आ रहा है ब, और तीसरा क्या आ रहा है स। ठीक है, व्यक्ति आ गए, फिर क्या बोल रहा है, किसी कार्य को क्रमशः, अब उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, समय लिखते हैं। समय देखो अ कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिन में, दूसरा कर रहा है 10 दिन में, और ये तीसरा स वाला कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन। यहां पे टोटल क्या निकलता है, उसका कार्य निकलता है, उसका काम, और निकालते कैसे हैं, इन सबका एलसीएम, एलसीएम निकालो भाई 15 10 और 8 का, तो आप बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हो, लाइन खींच के जो आप लोग निकालते हो 15 10 और 8, फिर किससे जाएगा, या दूसरा तरीका देखो एलसीएम निकालने का, जो बड़ा संख्या है उसके मल्टीपल में सब जा रहा है क्या, भाग देखो, तो 15 4 60 करोगे तो ये 10 तो चला जाएगा, 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर 120 करें तो 15 अट्ठे 120, 12 दहाम 120, और 15 अट्ठे क्या हो जाएगा 120, समझे क्या ये। ठीक है, ये उसका क्या है जी, सबका क्षमता है कि एक दिन में ये 8 काम करता है, एक दिन में 12 काम करता है, एक दिन में 15 काम करता है। क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर मतलब अ ब और स। अब ये तीनों मिल जा रहे हैं और तीनों मिल के क्या कर रहे हैं, कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो देखो इनकी क्षमता कितनी निकलेगी, 12 8 20 30 और 5 35, टोटल इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 35, और काम कितना करना है इन लोग को, टोटल 120 का, 120 कार्य को 35 से भाग दे दो जी, आ जाएगा आपका आंसर, कितना निकलेगा, देखो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 4 20, 7 तिया 21, ठीक है, 3 24 और बटे 7, 3 सही 3/7, ये टोटल उनका क्या निकलेगा, दिनों की संख्या निकलेगी। तो इतने दिनों में ये क्या कर सकते हैं, 120 काम को खत्म कर सकते हैं। कि कहाँ है देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझे क्या ये वाला मेथड, तो एलसीएम मेथड यहाँ पे 4-5 लोग और भी आ जाएं तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। फॉर्मूला मेथड में यही दिक्कत है कि सबका आप अलग अलग से फॉर्मूला रटते रहोगे, तो वो तरीका मत अपनाना, है ना, ये तरीका याद रखना है एलसीएम वाला। समझ में आ गया, या इसका एक और तरीका है, एक दिन में सब काम को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड को याद रखना, इससे अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी 2-3 सेट अपन करवाते जाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग समझते जाओगे उसका, है ना, कैसे कोई आ रहा है काम को छोड़ के जा रहा है, कौन कर रहा है, तो ये सारा चीज उसी फॉर्मेट में खत्म हो जाएगा। नहीं, मेंस का ना आपका एक कुछ
रिकॉर्ड करने लायक हो गया है, डॉली चेक कर ली है, अगर आप शाम तक करोगे तो कर लेना, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तीसरे नंबर का देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4,000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो सीधा सीधा पूछ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है ना, साधारण ब्याज के बारे में बोल रहा है। मूलधन देखो कितना है 4,000 रुपए, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, डिवाइडेड बाई क्या होगा 100। ये जीरो से ये डबल जीरो कट गया, बचा कितना देखो 6×4 = 24 और 24 दिया 24 दूनी 48 72, ठीक है 720 क्या हो जाएगा इसका ब्याज आ जाएगा। वही पूछ रहा है क्या 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा उसको 720 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका। क्लियर, समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। अगला देखो, ये कुछ रुपए दिए गए हैं, परसेंटेज दिए हुए हैं, यहां पे जो वार्षिक है उसको वार्षिक ना करके यहां पे क्या बोल रहा है वो 9 माह, मतलब माह में कन्वर्ट करने के लिए बोल। तो यहां पे देखो 9 माह बाद उसका साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन उसका कितना है 68,000 है ये, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं परसेंटेज को 18 6 12 6 18 2 20 कर सकते हैं क्या, 20 बटे क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं अपन, है ना। इसमें क्या होगा बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यही करना है। अब यहां पे देखो जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम किसमें दिया हुआ है, यहां पे माह में दिया है, माह में दिया है तो इसको माह में कन्वर्ट कर दो 9/12, ठीक है 9/12। तो अब इसका क्या मिल जाएगा जी साधारण ब्याज अपने को मिल जाएगा। देखो क्या क्या कट रहा है, तो ये 2 जीरो दिख रहा है क्या, ये 2 जीरो पहले ये कट जाएगा, ठीक है क्लियर। यहां से देखो 3 से कटेगा 3 3 9 3 4 12 4 5 20, कितना बचा जी 680 गुणित 5, इसका गुणा कर दो 8 5 40 है ना, 5 6 का 30 और 4 34, 3400 क्या है उसका साधारण ब्याज, 3400 क्या निकला साधारण ब्याज। समझे क्या कैसे किया इसको, कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 3400। क्लियर, ये कुछ रुपए दिए हुए हैं मूलधन, ये उसका क्या दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है, और इसका टाइम दिया हुआ है, लेकिन सब थोड़े डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं, तो उसको अपने को जमा करके बस यहाँ पे लिखना था, है समझ में आ गया। तो 6 12 6 18 2 20 20/3 लिख सकते हैं, माह को 9/12 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देना आ जाएगा आंसर 3400। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5वें नंबर का, स्पीड से दिया हुआ है, टाइम डिस्टेंस और स्पीड से दिया हुआ है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ट्रेन से क्वेश्चन है, जिससे भी देखना यहाँ पे इसी पैटर्न में आगे अपन ट्रेन के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है 3600 मीटर की एक दूरी यह कितने समय में तय करे, तो समय पूछ रहा है वो, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पे समय निकालना है। दूरी कितना दिया हुआ है अपने को 3600 मीटर, और उसका स्पीड कितना दिया हुआ है जी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ पे देखो ये किस यूनिट में है मीटर में है, तो अपने को ये वाला यूनिट चेंज करना पड़ेगा मीटर में, है ना। डिवाइडेड बाई 36 गुणित क्या कर सकते हैं 5/18, तो ये 18 बटे में ऊपर चला जाएगा। क्लियर, यहां से देखो 36 ये दिख रहा है 36 ये दिख रहा है, तो ये कट जाएगा जी, ये देखो 5 दूनी 10 शून्य 18 दूनी 36, 360 क्या हो जाएगा, ये किसमें है मीटर में है ना। तो ये किलोमीटर को अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए हैं, तो इस सेकंड में निकला है,
अब इसको अपने को किस में चेंज करना है, देखो यहाँ पे सब मिनट मिनट में आया है तो डिवाइडेड बाई 60 कर दो, 360 बटे 60 कर दो तो ये मिनट में निकल जाएगा, 6 6 का 36, तो 6 मिनट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितने समय में तय करेगी, 6 मिनट में ये कार तय करेगी। क्लियर, समझ में आया कैसे किए। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3600 मीटर की एक दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा, इसका जो दूरी है 3600 मीटर डिवाइडेड बाई चाल, चाल को 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है अपने को, है ना, तो 5/18 जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा 360 सेकंड, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में, पहले की देखो चाल कितना दिया हुआ है, तो पहले का चाल देखो कितना दिया है, V1 का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है जी। ठीक है, एक निश्चित दूरी को कितने मिनट में, 30 मिनट में बोल, तो T1 कितना हो जाएगा 30 मिनट में, तो इसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, मतलब V2 की चाल कितना बोल रहा है ये, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो कितने समय में, कितने समय में मतलब अपने को T2 का ये जो समय है वो निकालना पड़ेगा, V1 T1 इक्वल टू V2 T2। ठीक है, इससे क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर लो जी। V1 का समय कितना, V1 कितना दिया है चाल 10, T1 कितना दिया है 30 इक्वल टू V2 कितना दिया है 5 किलोमीटर और T2 अपने को निकालना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा क्या, और T2 का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो 30 दूनी 60। ठीक है, 30 दूनी 60, क्लियर, 30 दूनी 60 मतलब क्या निकल रहा है, 1 घंटा। क्लियर, समझ में आया, ये 1 घंटा निकल रहा है। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, समझे क्या, V1 T1 इक्वल टू V2 T2 करके निकालना, निकल जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि एक रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 10 मिनट में कितनी दूरी को तय करेगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की गति, स्पीड कितना दिया हुआ है अपने को, गति कितना दिया हुआ है, तो गति दिया हुआ है, चाल अपने को दिया है कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 10 मिनट। कुछ फर्क दिख रहा है क्या अपने को, और आंसर किस में आ रहा है, देखो मीटर में आ रहा है, तो सबको अपने को किस में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 75 किलोमीटर है उसको मीटर प्रति सेकंड में, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो इसमें करोगे क्या, देखो क्या पूछ रहा है, दूरी, है ना, क्या पूछ रहा है, दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय, चाल कितना है देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 हो जाएगा जी, और ये मिनट है, मिनट को अपने को सेकंड में चेंज करना है, तो 10 गुणित क्या हो जाएगा 60। ठीक है, क्लियर, ये बन जाएगा क्या, अब इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, बन जाएगा जी। किससे जाएगा ये देखो, 3 से जाएगा क्या, 3 6 का 18, 3 दूनी 6 0। ठीक है, फिर किससे जाएगा ये, 3 से ये चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब किससे जाएगा ये देखो, यहां से चला जाएगा क्या 10 बार में। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया क्या, इसी को अपन थोड़ा क्या करेंगे, काट पीट को इसी में अरेंज करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। 75 किलोमीटर था, समझे क्या, इसको 5/18 में कन्वर्ट किए, फिर 10 मिनट को अपन सेकंड में चेंज कर दिए, इसी को काट दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ये,
कितना आएगा बताओ, आ गया कौन सा? हाँ सही है, ठीक है। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बन गया सबसे, काट के देख लो, आ जाएगा आंसर, है ना। या 6 से डायरेक्ट काटोगे तो 6 12 6 3 18, 6 एकम, इतना को कैलकुलेट नहीं कर सकते जी। फिर देखो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 पंचे 15, है ना। 25 पंचे 125, यही तो आ रहा है। और यहां से 0 बचा, यहां से 0, कैसे नहीं आ रहा था आप लोग का, ठीक है। 12 500 क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब समझे। 25 पंचे 125, यहां से 1 0, यहां से 1 0 बचा भी, ठीक है। अब ये किस में आंसर आएगा देखो, मीटर में। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से सब देखो, सब अपन कन्वर्ट कर लिए, ये मीटर पर सेकंड में, और ये भी किस में निकला है, सेकंड में निकला है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर किस में आया हमारा, 125.00 मीटर में आया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ वैसे भी काट सकते हो, पहले जो काटा था, ठीक है। 3 से भी काट सकते हो, तो जिससे काट सकोगे आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े हम, इसको बना के देखो एक बार, बन रहा है क्या। 8वें नंबर का, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? करके देखो एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, समय पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है अपने को, दूरी दे दिया है, और क्या दे दिया है, चाल दे दिया है, बस यूनिट को आप चेंज करो। बना है क्या किसी का? कितना? 12, ठीक, सही है। एक बार चलो देख लेते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, समय निकालना है, दूरी बटे 4। दूरी कितना दिया हुआ है देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है ना, मतलब वही उसका क्या है, दूरी है। उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको चेंज कर दो 5/18, इसमें 5/18 में। वो रेलवे पटरी पर किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो यहां से काट दो जी, आ जाएगा आंसर। ये 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10, ये कट गया, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, क्या निकला, सेकंड, ठीक है। 12 सेकंड निकला। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑनलाइन बोला आप लोगों से भी, नेक्स्ट देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप निकालना है। तो यहां पे दो टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, एक तो इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, उसके बाद इसका क्या निकालोगे, परिमाप निकालोगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। अभी परिमाप के बारे में नहीं बोल रहा है, परिमाप लास्ट में निकालना है, जब उसका भुजा या ए निकल जाएगा तब आपको परिमाप निकालना है। और परिमाप बराबर क्या होगा जी, 3 गुणित भुजा, है ना। जो यहां से आप ए निकालोगे, इस ए की वैल्यू को आप परिमाप मतलब 3 से गुणा कर दोगे, निकल जाएगा परिमाप। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझे। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए मतलब भुजा है ना, बराबर कितना दे दिया आपने को, 400√3 दे दिया है, समझे। यहां से देखो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, यहां से ये देखो ये 400 और इंटू क्या गया, 4 गया,
तो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो सीधा सीधा अपन कर लेते हैं। 400 का स्क्वायर क्या आएगा जी 20 आएगा, और 4 का क्या आएगा 2 आएगा। समझे कि नहीं समझे भाई, इसका गुणा यहां से स्क्वायर करेंगे मतलब तो वही है ना। तो a बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4, 40 क्या आएगा कि भुजा की वैल्यू, a की वैल्यू कितना आएगा 40। ये समझे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर लगा दो, आ जाएगा आपका भुजा का मान, a का मान है ना। जब a का वैल्यू आ गया तो परिमाप आप निकाल सकते हो। परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होगा 3 इंटू भुजा, 3 गुणित भुजा। भुजा की वैल्यू कितना है 4, तो आंसर क्या निकलेगा 120। कितना निकलेगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर, समझे क्या ये 120 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देखो 120 सेंटीमीटर बना। सबसे कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस पे है, फॉर्मूला लगा देना आ जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, तो यह रेल 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सबसे पहले देखो, किसको, एक खंभे को पार कर रही है, तो खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है ना, तो जो इसकी लंबाई है वही क्या हो जाएगी, अपनी ही लंबाई को वो पार करेगी। कितने सेकंड में 3 सेकंड में। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, चाल मिल गया। क्या, चाल बराबर दूरी बटे क्या है समय। तो 10 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, तो ये ट्रेन की चाल क्या मिल गई अपने को 100/3 मिल गई। अब यही ट्रेन एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मतलब ये खुद की दूरी को तो तय करेगी ही करेगी, और उसकी जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। तो इसका 100 मीटर, इसका 100 मीटर, 200 और इसका 50, तो टोटल यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा 250 मीटर। अब इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, है ना। क्या निकालना है अपने को, तो कितना समय, तो समय बराबर क्या होता है याद करो, समय बराबर इसकी दूरी बटे क्या हो जाएगी चाल, और चाल हम लोग निकाल के रखे हैं 100/3। ठीक है, वही पूछ रहा है कि इसको पार करने में कितना समय लेगी, तो समय बराबर 250/100/3, और ये 3 कहां चला जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। क्लियर, यहां से 1 0 कटा, 1 0 कटा, 25 दिया, 75, 75/10 मतलब 7.5 सेकेंड का ये समय लेगी। ठीक है, यूनिट थोड़ा इसको चेंज कर लेना आप लोग, सेकेंड में होगा है ना। 7.5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 7.5 सही। ठीक है, 7.5 सेकेंड समय निकाल रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 7 इकाइयों वाला आधार और 20 इकाइयों वाली ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। वही पूछ रहा है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है देखो 7, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20, तो इसको काट दूं क्या मैं, आंसर कितना निकल जाएगा 70। ठीक है, कितना निकल जाएगा 70, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, 12 नंबर का क्वेश्चन, चलो इसको बनाओ तो एक बार बना के देखो क्या आ रहा है। वो किसी का क्यूब दिख रहा है ना, और ये टेबल भी आपको याद कराया था कैसे पहचानना है। यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये किसका हो सकता है 16 के आसपास का, है ना। एक बार करके देखो कितना आ रहा है, बन गया। ठीक, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना दिख रहा है 4096। ठीक है, 4096 आयतन कितना है, एक घन का आयतन घन का आयतन 4096। घन का आयतन कितना होता है जी, a क्यूब बराबर 4096। a क्यूब यहां से दिख रहा है क्या, और ये 40 किसका 16 का क्यूब दिख रहा है, मतलब यहां से ये क्यूब क्यूब हट जाएगा, तो a बराबर क्या निकलेगा
16 निकलेगा। और यही पूछ रहा है उसके एक कोर की लंबाई, एक कोर की लंबाई मतलब एक की लंबाई पूछ रहा है 16 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बस उसका फॉर्मूला लगाना था। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब, ए क्यूब बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है 16 का। ठीक है, घन का क्वेश्चन हो गया। अब देखो घनाभ का क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 10 मीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है जी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई कितना होगा, देखो 8 छक्का 48, 48 दहम 480, तो घनाभ का आयतन कितना निकलेगा 480। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। रेशियो का क्वेश्चन कुछ देखो, कैसे निकालते हैं। x रेशियो y इक्वल टू कितना दिया है, 2:3। ये क्वेश्चन में दे दिया है, इसको क्यों बार बार लिखे, और है ना, x और y और z का अपने को रेशियो निकालना है। x और y का रेशियो कितना दिया है, 2:3, और y और z का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5। निकालते कैसे हैं, यहां पे जो संख्या बचा है इधर से सबसे गुणा कर दो, है ना, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 जी। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और बीच वाले का गुणा आपस में एक दूसरे के साथ। कितना निकल रहा है, 8, 12 और 15। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्या, 14 का। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां से डायरेक्ट काट सकते हो क्या, 25 एकम और 25 तिया 75, तो a इंटू क्या बना 1 बराबर b गुणित क्या बना 3। तो a बटे b का रेशियो अपन निकालें तो a बाई बी बराबर क्या जाएगा, 3/1 जाएगा क्या, यही आएगा उसका रेशियो। क्या पूछ रहा है, तो a रेशियो b ज्ञात कीजिए। a रेशियो b कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3/1। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखो रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन मैथ से हम लोग देख लिए, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे में 5 विपरीत फलक वाला कौन सा अंग होगा। तो पासे में अपने को देखना है, अगर डबल पासा है और डबल पासे में कोई 2 फलक समान है, तो तीसरा फलक क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। अगर 2 पासे में एक ही डिजिट उसका क्या है, एक सतह समान है, तो वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग लोगे तो क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखो 2 पासा दिया हुआ है और 2 यहां पे दिख रहा है, 4 यहां पे दिख रहा है, 5 यहां पे है, 3 यहां पे है। तो यहां से 2 और 4 समान दिख रहा है क्या, 2 और 4 समान दिख रहा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा क्या बोल रहा है, फलक अगर समान है तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना। तो 4 और 2 इसमें समान है, 4 2 उसमें समान है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, चित्र में एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, तो अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, अगर इन दोनों पासे में देखें, 4 तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो इसको तो लेना ही नहीं है, कंसीडर ही मत करो। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर क्लॉकवाइज बनाना है तो यहां पे 6 दिख रहा है, यहां पे 6 दिख रहा है, लेकिन कहीं पे भी 4 आ रहा है क्या, तो 4 वाला कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहां पे देखो आप इस फलक में और इसमें देखो, ठीक है, मतलब इस पासे में और इस पासे में, तो यहां पे कुछ समान दिख रहा है क्या, एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, बचा क्या, 6 बचा और 4 बचा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 6 का विपरीत क्या होगा 4।
ठीक है, ये दोनों तो समान दिख रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4। किसका अंक पूछ रहा है, तो अंक 4 के विपरीत फलक। अंक 4 के विपरीत फलक क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे क्या। 4 के विपरीत फलक क्या होंगे, 6। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो ऑप्शन नंबर डी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 मिनट में एक घड़ी के घंटे की सुई के द्वारा घुमा कोण कितना होगा। तो डायरेक्ट 1/2 करोगे तो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, है ना। अगर इसका बेसिक आप लोग अगर जानते हो घंटे के सुई के लिए, तो 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी। जैसे ये 12 बज रहा है, ये 6 है, 3 है, 9 है। ठीक है, अगर घंटे की सुई देखोगे तो ये पूरा चक्कर कितने घंटे में, पूरा एक चक्कर कितने घंटे में कर रही है जी, तो पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम रही है ना। और ये घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा रही है, 12 घंटे में पूरे एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा रही है, मतलब क्या बोल सकते हैं, 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। एक पूरा चक्कर मतलब पूरा 360, है ना। तो एक घंटे में कितना होगा, 360/12, यही होगा क्या, एक घंटे में 360/12 हो जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, है ना। 12 24 12 दिया 36, तो 30 डिग्री एक घंटे में घूम रही है घंटे की सुई। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 मिनट में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घुमा कोण। अब अपने को मिनट निकालना है। ठीक है, तो 60 मिनट का निकालेंगे। यहां पे देखो तो 60 मिनट डायरेक्ट आप यहां से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। अगर ये पूरा बेसिक आपको पता है तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 30 क्या करोगे यहाँ पे 30 गुणित 1/2 करोगे, सीधा सीधा 15 आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा 15। ये आपको बेसिक समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूं कि 1/2 कैसे आ गया। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितना जाएगी जी, 60 मिनट में घंटे की सुई कितना जाएगी, 30 डिग्री घूम रही है। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, एक मिनट में घंटे की सुई क्या हो जाएगा, 30/60। तो ये क्या होगा, 1/2 अब आएगा। एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा उसका जो डिग्री का कोण होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, है ना। तो 1/2 होगा। अब यहां पे देखो 30 मिनट बोल रहा है क्या, तो एक मिनट में 1/2 आ रहा है, तो 30 मिनट में कितना होगा जी, गुणित 1/2, 15 दूनी 30, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो इतना सब तामझाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर बेसिक आपको पता है, बेसिक क्या पता है कि एक मिनट में घंटे की सुई के द्वारा घुमा हुआ कोण कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितने मिनट की बात की गई, 30 मिनट, 30 गुणित 1/2, 15 दूनी 30, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ क्रॉस है और T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाग हो, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का मान अपने को ज्ञात करना है। क्या है समीकरण जी, 30 K 2 Q 3 J 6 T 5। अब यहां पे आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है, लेकिन इसका जो साइन दिया हुआ है उस साइन को अपने को चेंज करना है। क्या बोल रहा है भाई, देखो सबसे पहले 30 के का अर्थ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, के का अर्थ क्या होता है, भाग। के का अर्थ क्या है, भाग। के का अर्थ भाग है, भागित 2। क्यू देखो, क्यू का अर्थ कहीं पे कुछ दिया है क्या, क्यू का अर्थ क्या है, प्लस है। क्यू का अर्थ क्या है, प्लस है। जे दिख रहा है, जे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जे का अर्थ क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, 6। और यहाँ पे क्या दिख रहा है लास्ट में, टी। टी कहीं दिख रहा है क्या,
टी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस। टी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस। ये बन जाएगा क्या। अब यहां से निकाल लो जी बोर्ड मास का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, डिवाइड वाला होगा 15, है ना, 15 दूनी 30 प्लस 6 12 छेतिया 18, 18 माइनस क्या हो जाएगा 5। अगर 15 में से 5 घटाएं 10 बचेगा, और इधर 18, कितना होगा टोटल 28। 28 क्या हो जाएगा इसका, समझे कैसे आया ये 28, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझे क्या ये वाला क्वेश्चन। चलो तो अगला वाला बनाओ, इसको बना के बताओ, है ना। थोड़ा लॉजिक लगाओ इसमें, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बस बन जाएगा ये। सबसे पहले ये निमोनिक्स का कोड आपको याद होना चाहिए, निमोनिक्स का कोड याद होना चाहिए आप लोग को। बना किसी से, नहीं बना, चलो देखते हैं, है ना। कैसे नहीं बन पाया, सिंपल तो दिख रहा है। 33 कैसे आएगा उसको सोचो थोड़ा सा। यहां पे देखो ए जे बराबर क्या दिख रहा है 33। अब ये 33 आ कैसे सकता है, ए का तो क्या होता है, एक होगा, है ना, ए का क्या होगा, एक होगा, और जे का क्या होता है 10 होता है, जे का क्या होगा 10। ये पूरा निमोनिक्स कोड तो याद होगा आप लोग को, है ना, रटवाया था आपको पूरा 26 तक। यहां से देखो अब ये बनेगा 33 कैसे बनेगा सोचो, कुछ करेंगे तब 33 बनेगा इसका, ठीक है। तो यहां पे देखो 10 तिया करेंगे तो ये क्या बनेगा जी 30 बनेगा, और इसमें से 3 का गुणा करोगे तो क्या बन रहा है, ये 3 बन रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 33 आ रहा है क्या, समझे। ए जे का 33 कैसे आया, जेड जे देखो, जेड जे का देखो, जे का कितना होता है 10, जेड का कितना होगा 26, इसको 3 से गुणा करो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, प्लस करेंगे यहां पे देखो इसको 3 से गुणा करो 68, ठीक है। तो कितना आ रहा है जी यहां पे देखो 6 12 छेतिया 18 का 8 हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78, है ना। अब इसको जोड़ो देखो 8 और 7 3 10, 108 आया क्या, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, मतलब यही इक्वेशन लग रहा है इसमें, है ना। इसका भी वही लगेगा, जब इसमें वही लग रहा है ये भी सेम लग रहा है तो ये भी सेम लगेगा, करने की जरूरत नहीं है, बाकी करोगे तो ठीक है। चलो कर लेते हैं जेड और ए का। ए का कितना होता है एक, ए का कितना होगा एक, एक गुणित 3, इसके साथ जोड़ोगे कितना 26, जेड का 26 गुणित क्या होगा 3। अभी इसको निकाले हैं देखो इसका मान कितना आ रहा है 78, और ये कितना आ रहा है 3, मतलब क्या आ रहा है ये 81, ये भी आ रहा है क्या जेड और ए का। तो अब इसका बी ए डी का बना के बताओ कितना आएगा, सेम आपको यही इक्वेशन लगाना है इसमें भी। तो बेड का क्या होगा देखो, बी का कितना होगा 2, 2 गुणित 3, प्लस करोगे ए का कितना होता है 1 गुणित 3, प्लस करोगे डी का कितना होगा 4, 4 गुणित 3, ठीक है, यही करोगे।
तो कितना निकलेगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 4 दिया 12, 12 6 18 2 20 और 1 21, 21 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। समझे क्या कैसे बनाइए, समझे कैसे बनाइए, ठीक है। जो संख्या दिख रहा है निमोनिक्स कोड याद रखे रहो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दो, वही आ रहा है, क्या हो जाएगा 21 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर। आइए देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कूलर को क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। ऐसे वाले स्टेटमेंट में लास्ट में सीधा देखना निकालना क्या है, ठीक है। तो आदमी क्या खाता है, आदमी क्या खाएगा जी, भोजन ही है ना, आदमी क्या खाएगा, भोजन। अब भोजन को कुछ बोला गया है क्या इसमें, देखो यदि कूलर को भोजन कहा जाता है लेकिन भोजन को क्या बोला जा रहा है, गुलाब, भोजन को गुलाब बोला जा रहा है, तो ये क्या खाएगा जी, गुलाब खाएगा, ठीक है। क्या खाएगा, गुलाब खाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, 21 का बी सही हो जाएगा। अब देखो एक विशिष्ट भाषा में ए सी को 13 लिखा जाता है, एफ जी को 6 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एच आई को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, ये देखो ए और सी, ए का कोड क्या है 1 और सी का कोड क्या है 3, तो ये क्या बोला जा रहा है, ए सी को 13 बोल रहा है, ये पहला तो समझ में आ गया भाई। दूसरा देखो इसमें भी सेम क्या है, क्या F6 है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला F6 और G7 कंट्री है ना, तो यहां पे देखो 67 ये भी आ रहा है क्या, एफ जी का क्या आ रहा है 67, क्लियर। वैसे ही देखो किसका पूछ रहा है, एच और आई का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एच और आई का, एच का क्या होगा 8 और आई का क्या होता है 9, ठीक है, 8 और 9 किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है जी, है ना। सिंपल सा अगर निमोनिक्स कोड आप लोग को याद है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो ए से लेकर के जेड तक 26 टोटल संख्या याद होनी चाहिए, सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, याद रख लेना, है ना। 23वां देखो, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है, असंगत का चयन करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो इसमें से आप लोग को लॉजिक क्या लगाना है ये समझना, अगर ये संख्या किसी, सबसे पहले तो सम है या विषम है या ये चेक करो, तो शब्द क्या दिख रहा है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, तो इसमें तो नहीं छाट सकते कि ये क्या असंगत होगा इसमें से। अब चेक करो ये किसी का वर्ग है क्या, किसी का वर्ग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे संख्याओं को डायरेक्ट आप जोड़ देना, है ना। 9 3 क्या हो जाएगा 12, 5 3 8, 7 3 10, 4 और 1 5। अब दिखा क्या अलग, ये क्या है सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये क्या है सम संख्या, लेकिन ये क्या दिख रहा है आपको, विषम संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कौन सा 41, ऑप्शन नंबर डी, क्या संगत हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से एक समान है और एक क्या है असंगत है, उस असंगत का अपने को चयन करना। क्या क्या दिया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। देखो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये किसी ना किसी क्षेत्र में दिया जाता है ना, जैसे संगीत के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य किया है, कोई खेल के संबंध में अच्छा कार्य किया है, तो इन सब के लिए बहुत सारे जो वैरायटी हैं उन सब में ये पुरस्कार को दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ हबीब तनवीर है ना, तीजन भाई, ये सब चीज मिला हुआ है। लेकिन परमवीर चक्र देखो पर्टिकुलर सैन्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, सैन्य विभाग के द्वारा दिया जाता है। कौन सा, परमवीर चक्र। तो सब में असंगत क्या हो जाएगा, ये परमवीर चक्र असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर केवल सेना के लिए दिया जा रहा है, सैन्य विभाग के द्वारा दिया जा रहा है।
ना कि ये दोनों और तीनों होंगे इसका। ठीक है, तो परमवीर चक्र क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल, क्या बोल रहे हैं, सी इज ब्यूटीफुल। इसको क्या बोला जा रहा है, मैट मग बीट, मैट मग और बीट बोला जाए। और दूसरा देखो, ब्यूटीफुल एंड वाटर को ब्यूटीफुल एंड वाटर को क्या बोल रहा है, ये बीट कैप लैंड। ठीक है, अब देखो ऐसे स्टेटमेंट उसी कूट में, उसी कूट भाषा में ब्यूटीफुल को क्या बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन जब ये कोडिंग डिकोडिंग वाला आए तो आप चेक क्या करना कि इस लाइन में और इस लाइन में कुछ सेम दिख रहा है क्या, सिमिलर दिख रहा है। तो सी इज ब्यूटीफुल में देखो ब्यूटीफुल सिमिलर दिख रहा है ना, क्लियर, ब्यूटीफुल एंड वाटर में। तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, ब्यूटीफुल कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों लाइन में देखो कोई चीज कॉमन होगा, मैट मग बीट, तो यहां पे भी क्या दिख रहा है, बीट दिख रहा है, यहां पे भी क्या दिख रहा है, बीट दिख रहा है। तो न्यूमोनिक्स कोड में आप क्या बोल सकते हो, ब्यूटीफुल को बीट बोल सकते हो। ठीक है, इस कोड में ये समझे। ठीक है, कहां पे है देखो, ब्यूटीफुल को बीट ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटीफुल को बीट कौन से बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझे ये वाला। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी कूट भाषा में लब को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में टीयर के लिए कूट क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको देखो। तो सबसे पहले इसका निमोनिक्स कोड लिख लेते हैं, इससे होगा क्या, देखते हैं अगर कुछ बनेगा क्या। एल का क्या होगा 12, ओ का क्या होगा 15, भी का क्या होता है 22 और ई का कितना होगा जी 5 होगा। ठीक है, जोड़ के देखो तो कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे, 5 2 7, चलो 5 5 10, 2 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में 1 2 3 4 और 1 5, 54 आ रहा है। हाँ 54 आ रहा है, मतलब अपन को ऐसे अरेंज करना है इसी भाषा में। तो उसी भाषा में टीयर का क्या कोड होगा, टीयर का कोड बताओ, टी ई ए और आर। ठीक है, T20 क्रिकेट तो देखते होगे, T20, E5 ए का 1 और आर का क्या होगा 18। ठीक है, आर का क्या होगा 18। ठीक है, अब जोड़ के देखो, 18 और 1 19। ठीक है, और यहां पे क्या दिख रहा है 20, 20 और 19, तो 20 20 40, यहां से एक ले लो और 4 44। ठीक है, समझे क्या, 20 20 40 और 4 44, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में 44 क्या होगा, सही होगा। समझे कैसे लिखे इसको। इसको बनाओ एक बार, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच में है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया है,
वो किस लॉजिक से बन रहा है देखो इसको। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 11 और 132 क्या किया है भाई इसको, तो ये संख्या देखो ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसके बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब स्क्वायर के आसपास कुछ दिख रहा है क्या, ये 11 का अगर स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 121। फिर इसमें देखो कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, मतलब फिर से आप क्या करोगे, इसमें 11 जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा, 132 बन रहा है। ठीक है, यही लॉजिक लग रहा है क्या, स्क्वायर करो फिर उसी संख्या से जोड़ दो, स्क्वायर करो और उसी संख्या से जोड़ दो। इसका देखो 6 छक्का 36, 36 6 क्या होगा 42, तो इसमें आ कितना रहे 48, ये ऑप्शन तो गलत है। 9 या 81, 81 9 कितना होगा 90, तो ये इक्वेशन सही होगा क्या, ये भी गलत है। 8 अट्ठे 64 है ना, 64 में फिर 8 जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है 72, और इसमें भी कितना आ रहा है 72, ये भी क्या होगा सही हो जाएगा जी। 7 में देखो 7 सत्ते 49, और 49 6 कितना होगा, 49 7 कितना होगा 56, तो इसमें आ रहा है 61, ये गलत है क्या, क्या पूछ रहे हैं, तो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच सही संबंध, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, 64 और 8 72। ठीक है, समझे ये। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि ए बी और के, यदि ए कौन है बी और के का भाई, ठीक है, तो तीनों क्या है एक ही एज ग्रुप वाले हैं, है ना, ए क्या है बी और के का भाई, बी और के का भाई है, ठीक है, ए भी भाई है बी और के का, ए भाई है बी और के का। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट तो समझ में आ गया अपने को। दूसरा क्या बोल रहे हैं, डी मां है बी की और डी मां है ना, डी मां है बी की, तो बी की मां कौन है डी है, और ई पिता है, और ई पिता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है पति पत्नी। ठीक है, डी और ई, ये वाला यहां तक भी खत्म हो गया। ए का तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य होगा, कौन सा असत्य होगा, मतलब ये इसके माता पिता हैं और ये तीनों आपस में भाई बहन, भाई भाई है ना, जो तो ये समझ में आ गया इतना। अब देखो क्या बोल रहा है, बी भाई है के का, बी भाई है के का, तो सही दिख रहा है क्या, हाँ सही दिख रहा है भाई, तो बी क्या है भाई है के का, ये समझे। दूसरा नंबर देखो, ए पिता है के का, ए पिता है के का, गलत, ये दोनों तो क्या है आपस में भाई भाई हैं जी, ठीक है, ये आपस में क्या है भाई हैं, तो ये क्या होगा गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर देखो, डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, मतलब ये भी सही दिख रहा है, ये दोनों पति पत्नी है और ये इनके बच्चे हैं। बी पुत्र है ई का, बी पुत्र है ई का, तो ये भी क्या है सही है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन निश्चित रूप से असत्य है, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा असत्य होगा जी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस बी का मतलब a b की बेटी है, a माइनस बी का मतलब कुछ भी ये दिया होगा, सीधा आपको क्या करना है ये इक्वेशन देखना है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये अरेंज करना है। तो यहां पे दो साइन दिख रहा है, देखो दो रिलेशन दिख रहा है, एक क्रॉस का और एक माइनस का। ठीक है, तो p क्रॉस q, तो क्रॉस वाला कहीं पे होगा, सबसे पहले उसको देखो, a क्रॉस b का मतलब क्या है, a जो है भाई है, a क्या होगा b का भाई, b का भाई है भाई, है ना, b का भाई है, q। ठीक है, क्या है p जो है p b का भाई है,
P B का भाई है, वही बोल रहा है क्या? ठीक है, P जो है वो भाई है। ठीक है, ये समझे। क्रॉस का मतलब यहां पे दिया हुआ है A क्रॉस B का मतलब A B का भाई है, तो P Q का भाई है। पहला रिलेशन समझ में आ गया, ये माइनस वाला नहीं है, है ना। अब ये एक ही एज ग्रुप है, यही दिखा रहा हूं, एक ही जनरेशन के। ठीक है, फिर अगला साइन देखो, माइनस वाला आ रहा है। माइनस वाला कहीं पे दिख रहा है क्या? ये देखो, माइनस वाला ये है। A माइनस बी का मतलब Q माइनस R का मतलब क्या है? A जो है वो B का पति है, तो Q क्या हो जाएगा? R का पति हो जाएगा। ठीक है, Q जो है वो R का पति हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक, इसमें अब किसके बारे में पूछ रहा है? देखो, P और R के बारे में पूछ रहा है ना। तो P R का दामाद। अब सबसे पहले ये देखो, ये दोनों भाई भाई हैं, ये उसकी पत्नी है। अगर ये बड़ा हो, ये अगर बड़ा होगा, अगर इसका भाई अगर बड़ा है, तो बड़ा है तो ये इसका क्या कहलाएगा जी? जेठ कहलाएगा। और भाई अगर छोटा है, भाई अगर छोटा है तो वो उसका क्या कहलाएगा? देवर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, ये समझे। तो दामाद है क्या? ये पहले से कैंसल है ना, P जो है वो R का दामाद है, गलत है ना। P R का भाई है, नहीं, है ना। या तो वो जेठ होगा या देवर होगा। R P की पत्नी है, R P की पत्नी है क्या? गलत है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं होगा, या तो बड़ा होगा तो वो जेठ होगा, छोटा होगा तो देवर होगा। ठीक है, ये समझे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखो। तो मैथ्स का 15 क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं, और रीजनिंग का कितना लिए हैं? वो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन लिए हैं अपन मैथ्स और रीजनिंग का, बाकी 20 क्वेश्चन जीएस का है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहेगा मैथ्स का? तो एरिया का और वॉल्यूम का रहेगा। ठीक है, एरिया वॉल्यूम का रहेगा नेक्स्ट। तो कल के क्लास में आप लोग एरिया और वॉल्यूम को तैयार करके आना। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, इसका संबंध जैसे इससे है, इसका संबंध क्या होगा ये अपने को जाना। तो सबसे पहले इसको लिख लो यहां पे जी, बी ओ डब्ल्यू और एल। इसका संबंध किससे? डी एम वाई और जे से। कुछ दिख रहा है क्या सिमिलर? हाँ, बी के बाद यहां पे देखो डी दिख रहा है क्या? एक आ रहा है बी सी और डी, मतलब +2 करेंगे तो क्या जाएगा? डी के पास जाएगा। इन दोनों में कुछ संबंध दिख रहा है क्या? एम एन ओ, मतलब यहां पे क्या कर रहा है ये? -2। ओ से -2 जाओगे तो आप क्या मिलेगा? एम मिलेगा। फिर डब्ल्यू में देखो, डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब यहां पे फिर +2 कर रहे हैं तो क्या जा रहा है? वाई आ रहा है। और यहां से देखो एल से -2 करेंगे तो क्या जाएगा? जे, जे के एल, है ना। -2 कर रहे हैं, मतलब एक संख्या को +2 कर रहे हैं और दूसरी संख्या को -2। एक संख्या को +2, दूसरी संख्या को -2। वैसे ही प्लेट का बताओ, पी एल ए टी और ई का। तो एक संख्या को क्या कर रहे हैं जी? +2, एक संख्या को +2। पी का क्या? +2, पी क्यू आर, ये समझ में आ गया। फिर दूसरी संख्या का माइनस कर रहे हैं, है ना। तो दूसरी संख्या का माइनस मतलब इसका -2, जे
के और एल। फिर यहाँ पे देखो ए का प्लस जो कर रहे हैं ए बी और सी, ये तीनों में से आंसर आ रहा है क्या कहीं पे देखो? हाँ यहाँ पे आ रहा है भाई, देखो आर जे यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आर एन दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे आप कर सकते हो, नहीं तो इन्हीं से आंसर मिल रहा है आपको, आर जे और सी, आर जे और सी। इधर आगे क्या आएगा? आर और जी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में ऐसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, पासा, है ना, यहां से क्वेश्चन आना तय है। और 20 क्वेश्चन आ रहा है अमीन पटवारी में, तो रीजनिंग में टाइम टेकन लगेगा ही लगेगा, इतना मान के चलो। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग उस हिसाब से करो। अगर पर्टिकुलर अमीन पटवारी का आप लोग टारगेट बनाए हुए हो तो कोशिश करना रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम दो। उससे होगा क्या, एक हैबिट बनते जाएगा आपका कि कैसे उसको, उस ड्यूरेशन को कम किया जा सके 20 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो रीजनिंग में अच्छा खासा टाइम दो। दिखने में आसान है भाई, लॉजिक लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, है ना। बेसिक जानकारी इसके बारे में और डिटेल आपको जानना है अमीन पटवारी से संबंधित, तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा अमीन पटवारी का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जाएगा। इस पीडीएफ नोट्स को आप लोग प्रिंट करके पढ़ सकते हो। इससे और अधिक जानकारी लेनी है तो दिए हुए नंबर से संपर्क करके आप जान सकते हैं। ठीक है, अब जीएस का सेक्शन चालू होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ मंदिर पल्लव शासक के बारे में आप लोग जानते हो, है ना। तो वही पल्लव क्या करेंगे जी, महाबलीपुरम का मंदिर बनाएंगे। रथ मंदिर भी बोला जाएगा इसको, है ना। 7 रथ, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, पल्लव शासी, है ना, पल्लव वंश से संबंधित महाबलीपुरम। ठीक है, तो सप्तरथ मंदिर कहां पे है? महाबलीपुरम। दूसरा देखो, स्वामी नारायण मंदिर, जिसको क्या बोला जाएगा, अक्षरधाम भी कहा जाता है। तो ये कहां पे देखोगे? गुजरात के गांधीनगर में, है ना, पढ़े होगे। तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहां पे है? गांधीनगर गुजरात में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पैगोडा बहुत बार नाम सुने होंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, जो उड़ीसा वाला देखे होंगे पूरी वाला रास्ता, है ना, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। थर्टी फोर नंबर का देखो, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु से संबंधित या आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय करना हो तो किसके सलाह पर यह किया जाता है? किसमें बोल रहा है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में। अगर इस आयु के बारे में उत्पन्न कोई प्रश्न है तो इस प्रश्न का जो विनिश्चय है या समाधान है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन देखो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नहीं होगा भाई। दूसरा देखो, संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा क्या? नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाँ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। लास्ट में फाइनल डिसीजन किसको लेना है? राष्ट्रपति को। लेकिन उसमें याद रखना वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। तो यहां पे आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देख करके टिक मत मार देना, है ना, ये ऑप्शन गलत हो। लास्ट में एट द एंड डिसीजन किसको लेना है? राष्ट्रपति को, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो क्या करेगा? परामर्श लेगा। तो परामर्श से राष्ट्रपति क्या करेगा? आयु से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करेगा। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है जी? तो इसके बारे में देखो, आता ही आता है क्वेश्चन। तो अन्ना, एबीसी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
तो इसको याद रखना। खैर उससे अपने को मतलब नहीं है, हमारे पैटर्न के हिसाब से ये पढ़ना जरूरी है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है जी? तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है क्या? नहीं भाई, मंदिरों की नगरी आरंग। ठीक है, तालाब की नगरी, तो वो सब आप लोग सुने होंगे, है ना। तो भिलाई को क्या बोला जाता है? ज्ञान की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है ना। छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का काशी कहाँ है? खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी कहाँ? खरौद। तो किस स्थान में है? खरौद में। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके हिसाब से अपने को सही उत्तर देना है। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, जो एमपी था, है ना। तो इसको देखो, पूर्वी बघेल, अपने छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, है ना। तो यहाँ जो बघेलखंड का पठार है, उसका पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा काट करके ये छत्तीसगढ़ वाला आया है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ का ये किसका था? मध्य प्रदेश का था। तो ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है अपने को। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापद कहा जाता है। प्राचीन काल में इसको दक्षिणापद नहीं बोला जाता है, दक्षिण कोसल या दक्षिण दिक बोला जाता है ना। दक्षिण दिक, दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति पहचान में है। हाँ ठीक है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। 1 और 3 सही दिख रहा है आपने को, है ना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, है ना। 39 नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी स्थित है? तेलीन घाटी, जैसे ही आप जाओगे, केशकाल घाटी, है ना, सात मोड़ सुने होगे। ठीक है, तो वहीं देखना आप, जस्ट जैसे ही उस पहाड़ को चढ़ोगे, ठीक है, तो वहीं पे कौन सा मंदिर है? तेलीन माता का मंदिर। उसी घाटी को क्या बोला जाता है? तेलीन घाटी। कहां पे है ये? गोंडा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गोंडा। केशकाल घाट या तेलीन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो कोंडागांव में है ये दक्षिण वाला क्षेत्र और ये उत्तर वाला क्षेत्र। उत्तर में कौन सा क्षेत्र आएगा इसका? तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान वाला भाग। छत्तीसगढ़ का मैदान। और ये वाला क्या दिख रहा है? दंडकारण्य का पठार। क्या दिख रहा है? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, या उसी को क्या बोला जाता है? बस्तर का पठार भी बोला जाता है। तो कहां पे है? और छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ बेसिन भी बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार, या छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। 41 नंबर का देखो, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो जो इनपुट है वो क्या करेगा? सूचना भेजेगा जी। मतलब जो भी आप उसको क्या दोगे, जैसे कंट्रोल प्लस पी कर रहे हो तो प्रिंट के लिए क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो, है ना। या कंट्रोल प्लस ए कर रहे हो, है ना, सब सेलेक्ट करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हो आप? इनपुट दे रहे हो, मतलब उसको सूचना दे रहे हो, है ना। प्रोसेसिंग के लिए क्या कर रहे हो? उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप ये कीजिए, है ना। तो कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? प्रोसेसिंग के लिए सूचना कौन भेजेगा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस क्या करेगा? कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। 42वें नंबर का क्वेश्चन देखो, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कह रहे हैं? एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाएगा? रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
43 देखो, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए, कोबोल किसके लिए है जी, जो कॉमर्शियल है या व्यावसायिक कार्य है, कॉमर्शियल के फील्ड में या व्यवसाय के संबंध में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए की जाती है। 1 जीबी में क्या होगा, तो 1 जीबी में 1024 MB, ठीक है, 1024 MB होगा। क्लियर, 1024 MB, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 1 MB में 1024 KB होगा जी, ठीक है। तो 1 GB में ऑप्शन नंबर ए होगा। OSI का पूरा नाम क्या है, OSI का पूरा नाम क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, खुले प्रणाली का अंतर समूह, है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, ठीक है। तो OSI मतलब खुले प्रणालियों का अंतर समूह। 46 देखो, जो दूसरे के साथ, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए आया हो, उस वाक्यांश के लिए क्या होता है एक शब्द। तो यहां पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लगभग चारों वही सिमिलर जैसे ही दिख रहा है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है, स्थानापन्न, स्थान पर अस्थायी रूप से काम करेगा, स्थानापन्न। अस्थायी कहने का क्या मतलब है, अस्थायी जो अधिक दिन या अधिक समय के लिए नहीं कार्य करेगा, है ना, जो अस्थायी कार्य है बोलेंगे तो अधिक दिन या अधिक समय के लिए ना हो, अधिक दिन या अधिक समय के लिए ना हो, ठीक है। अल्पकालिक देखो, अल्पकालिक मतलब बहुत कम समय के लिए, है ना, जो कुछ ही दिन से हो, अल्पकालिक मतलब कुछ ही दिन। काम चलाओ, यहां पे देखो चौथा ऑप्शन काम चलाओ आ रहा है, तो काम चलाओ मतलब, काम चलाओ मतलब क्या है, जिससे काम निकलवाना है ना, जिससे जो काम है वो काम निकलवाना है, वो क्या कहलाएगा, काम चलाओ, जिससे काम निकलवाना हो, ठीक, काम चलाओ। तो यहां पे स्थान पर मतलब जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वो क्या कहलाता है, स्थानापन्न अधिकारी। नाम सुने हो गया ना, प्रभार जिसको बोलते हैं, तो स्थानापन्न अधिकारी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। बिना पलक गिराए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है, तो बिना पलक गिराए निर्निमेष कहलाएगा, क्या कहलाता है, निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर का देखो, निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण की सही दिख रहा है, द्वंद्व का सही दिख रहा है, वर्धमान का सही दिख रहा है। अगर यहाँ पे ये हलन होता तो ये भी क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, इसका वर्तनी शुद्ध नहीं है, यहाँ पे हलन आ जाएगा बस, ठीक है। 49 नंबर का देखो, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है अपने को ये छांटना है ना। तो इसमें से देखो सब सन्यासी का दिख रहा है, सन्यासी लिखते कैसे हैं, तो सन्यासी इस टाइप से लिखते हैं जी, ठीक है, सन्यासी कैसे लिखेंगे, इस टाइप से। ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे अंक की मात्रा होता तो ये सही होता, तो ये गलत है। दूसरा देखो सन्यासी, ये भी गलत है। यहां पे चंद्र बिंदु आ रहा है तो ये चंद्र बिंदु क्या है, गलत है, केवल ये आता तो सही होता। ये दिख रहा है क्या इसके जैसे, सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये सन्यासी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 49 का सही हो। 50वां नंबर का क्वेश्चन देखो, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ना, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो इसके पहले द्वंद्व हम लोग ने देखा था, है ना, तो कैसे बनता है जी ये,
द्वंद्व। ठीक है, कौन से शब्द में दिख रहा है? ये पहले में दिख रहा है क्या? यहां पे अगर ऐसा होता तो ये शब्द सही होता, ये तो गलत है ना। अब यहाँ पे ये मिसिंग है, ये भी गलत है, ये देखो ये गलत है, ये क्या होगा? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्वंद्व। क्लियर? तो अमीन पटवारी का ये आपका 12वें दिन का 12वें नंबर का सेट था। ठीक है, इसके बाद अपन कल के डेट में मैथ्स में देखेंगे एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, और रीजनिंग में रहेंगे वही मिसलेनियस टाइप का। फिर उसके बाद अपन मैथ्स में क्या करेंगे, अब टॉपिक वाइज ना करके सब जो आपके 20 से 22 टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उठाएंगे। मतलब आपका कंप्लीट मैथ्स का क्या किया जाएगा? क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब पूरा कंप्लीट मैथ्स को पढ़िए। ज्यादा दिन नहीं बचा है, 1 महीना बचा है, तो 1 महीना में अपने तैयारी को और भी पुख्ता कीजिए और छुट्टियां बहुत बिता लिए जी। अब बैक टू पवेलियन हो जाओ, है ना, पढ़ाई लिखाई करो। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।